अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेजरमेंट एंड डायमेंशंस का ये लेक्चर नंबर 4 है और हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त वो डायमेंशनल एनालिसिस का है। हम लोगों ने मेजरमेंट एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर डायमेंशंस निकालना सीखी थी अच्छे तरीके से, और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर पाते हो कि आया वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक हो गया। मतलब हमने देखा था कैसे हम पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, फिर उसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, देन चेक करते हैं कि आया लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो हमारी डायमेंशन है वो एक जैसी आ रही है या अलग अलग आ रही है। तो अगर डायमेंशन हमारे पास एक जैसी आ रही थी तो हमने कहा कि हाँ यार ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर एक जैसी नहीं आ रही थी तो हमने कहा कि भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आज इसी डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। इससे भी बहुत सारे सवाल आए हुए, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली है कि अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं स्टार्ट करने से पहले, देखो फिज़िक्स के अंदर जब कभी भी आपने कोई रिलेशन ड्राइव करना होता है, जैसे आप लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, T=2π√L/g, ये एक रिलेशन ड्राइव हुआ है। ऐसे ही आपने फिज़िक्स में अगर कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करना होता है टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, प्रेशर का, किसी भी चीज़ का रिलेशन डिफाइन करना होता है। तो अब होता क्या है, होता ये है जनाबे वाला कि आप जो है ना क्या करते हो, डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए वो रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। ये उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 है। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, वो सब अभी तफसील से देखते जाएंगे। तो हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और जो भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो उसको छोड़ दो और स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जनाबे वाला जो एप्लीकेशन नंबर 2 है ना, वो क्या है, उसको हम कहते हैं ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। ठीक है, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला से क्या मुराद है, एक मिसाल से ही हम बात को समझेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम को लेकर के। ठीक है जनाब, मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, किसको लेकर के, सिंपल पेंडुलम को लेकर के कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मुझे ये चीज़ पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मिसाल के तौर पे डिपेंड करता है थीटा पे, डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, डिपेंड करता है मास ऑफ द पेंडुलम। मैं अगर आपको पेंडुलम बना के भी दिखा दूँ ना, एक अदद जो हमारा पेंडुलम होता है वो तो कुछ इस तरह से होता है ना जनाब। ठीक है, ये हमारा पेंडुलम होता है जो इस तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होता है। अब इसके अंदर जनाबे वाला ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ये इसकी लेंथ होती है जनाब। ये जो है हमारे पास ये चीज़, ये जो स्फेयर नज़र आ रहा है आपको, इस स्फेयर को हम लोग इस पेंडुलम का बॉब कहते हैं। इसका कुछ ना कुछ मास है, उसको मैंने m कह दिया। जब ये पेंडुलम ऐसे मूव करता हुआ यहाँ कहीं पे आएगा तो जनाबे वाला आपको नज़र आ रहा है कि ये पेंडुलम यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन कर दी। मैंने कहा कि जो मेरा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम यहाँ से ऐसे इधर आया और फिर वापस गया, एक साइकिल मुकम्मल हुआ। एक साइकिल क्या है, पेंडुलम का मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पेंडुलम का ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना, देन बी से वापस कहाँ जाना, ए पॉइंट पे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं जनाब, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, उसको हम क्या नाम देते हैं जनाब, टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैंने कहा कि जनाब टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे, डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, डिपेंड कर रहा है जनाब किस पे, मास पे। सर आपको कैसे पता चला, चले आपको तो पता है क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, हमें कैसे पता चलेगा, टेंशन नहीं लो। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इफ टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन थीटा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड मास ऑफ द बॉब। अब तो निकाल सकते हो ना भाई, अगर वो आपको ये 3-4 चीज़ें दे दे निकालने के लिए, और मिसाल के तौर पे एक चीज़ और दे देता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे देता है, अब तो निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब सवाल वाले ने आपको लिख दिया कि ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ it is believed that
टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन थीटा, यानी कि एंगल जो पेंडुलम बना रहा है विद द वर्टिकल एक्सिस, ये होता है वर्टिकल एक्सिस ना। अगर आपको मैं एक्सिस बताऊं ना बच्चे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है वाई, तो इसको वर्टिकल कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। दूसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें अभी बिल्कुल नहीं पता कि थीटा पे डिपेंड करता है या नहीं करता, लेंथ पे करता है या नहीं करता, मास पे करता है या नहीं करता, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे करता है या नहीं करता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं मान लेता हूँ मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं है कि T = 2π√L/g इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी निकाल के देखेंगे। हमें ये चीज़ सवाल में लिख के दी हुई है, ठीक है। चलो इसको सवाल के तौर पे लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड कह रहे हैं कि हो सकता है टाइम पीरियड इन और इन चीज़ों पे डिपेंड करता हो। आपने डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए इसका पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव करना है और देखना है इनमें से किस चीज़ के ऊपर वो एक्चुअल में डिपेंड करता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा है क्या, कि सवाल वाला इन चार के अलावा भी चार चीज़ें दे देता, तब भी डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए जो फॉर्मूला आएगा ना, उसमें सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिन पर ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा होगा। अभी देखते हैं। चलो, हमने कहा कि एज पर द गिवन क्वेश्चन टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है थीटा पे, लेंथ पे, मास पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। इनकी कुछ पावर्स भी होंगी जिन पर डिपेंड कर रहा होगा, पावर ए, पावर बी, पावर सी और पावर डी। ठीक हो गया। अब हमें बचपन से बताया जाता है कि जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आप क्या लगाओगे, इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाओगे। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के ले लिया। के से मुराद क्या हो सकती है, के से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, सम नंबर, कोई भी नंबर। ये बेसिकली कोई भी नंबर है और किसी भी नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, तो यानी कि ये आपके पास एक अदर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। ये क्या है भाई साहब, दिस इज़ आर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है कि आपके पास, आपको नहीं पता अभी। ठीक है, आगे आपने लिख दिया थीटा की पावर ए, एल की पावर बी, एम की पावर सी और जी की पावर डी। अब मुझे दोनों तरफ डायमेंशन अप्लाई करनी है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देते। यहाँ मैंने लिखा जनाब टी, इसकी डायमेंशन लिखूंगा अभी, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। के, सिमिलरली यहाँ पे थीटा और ऊपर पावर क्या है जनाब ए, ये जनाब एल, ऊपर पावर क्या है बी, एम, ऊपर पावर क्या है जनाब सी, जी और ऊपर पावर क्या है जनाबे वाला डी। ठीक है, ये वैसे ही एक चीज़ डायग्राम बनाई हुई थी, इसको अगर आपने कॉपी कर लिया तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। ठीक है, पावर सी और जी टू दी पावर डी। ठीक है जनाबे वाला। अब डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं बारी बारी। पहले मैं यहाँ डायमेंशन निकाल देता हूँ। ये सारी डायमेंशन भाई हम लोगों ने मेजरमेंट एंड डायमेंशन 02 में निकालना सीखी हुई हैं, तो बेहतर होगा अगर आप वो लेक्चर जो है ना यहाँ पे इसको देख कर आओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, देखो टाइम की डायमेंशन तो कैपिटल टी होती है, थीटा बराबर होता है जनाब S/R के, S = R थीटा। तो S की डायमेंशन L, इसकी डायमेंशन भी L, तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन लेस हो गया। बेसिक बात है ना भाई, L/L डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, लेंथ की डायमेंशन अपने पास लेंथ ही होती है, मास की डायमेंशन अपने पास कैपिटल M होती है, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन वही होती है जो लीनियर एक्सेलरेशन की होती है, यानी कि LT की पावर -2। अगर मैं इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो कैपिटल T की जगह पे T की डायमेंशन आ गई। ये जो K है, K का डायमेंशन क्या होता है 1, थीटा भाई प्लेन एंगल है ना थीटा, डायमेंशन क्या हो जाएगी 1। ठीक है, 1 और ऊपर पावर क्या है इसकी A। ठीक है जनाब, मल्टीप्लाई बाय L, L की डायमेंशन भी L है, ऊपर पावर क्या आ गई B, M की डायमेंशन M है, ऊपर पावर क्या आ गई C, G की डायमेंशन LT पावर -2 और ऊपर पावर क्या आ गई, पावर क्या आ गई जनाबे वाला D। नज़र आ रहा है ये सब कुछ इसमें से, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब 1 की कोई भी पावर आ जाए आंसर तो 1 ही रहेगा। 1 की पावर 100 क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 × 1 भाई, 2 बार 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो 1 की पावर A मतलब A टाइम्स 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करो आंसर ने क्या आना है 1 ही आना है, वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो T विल बी इक्वल टू, ये हो गई जनाब L पावर B मल्टीप्लाई बाय M पावर C
मल्टीप्लाई बाय ये जो डी है, ये डी इन दोनों के ऊपर है, तो इसका मतलब ये डी एल के ऊपर भी उतरेगा और ये डी टी के ऊपर भी उतरेगा। यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल की पावर डी मल्टीप्लाई बाय टी की पावर -2d। ये क्या हुआ, टी के ऊपर पहले से एक पावर थी, एक और पावर आ रही है, तो पावर पे पावर आएगी तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। -2 इंटू डी विल बी -2d। अब देखो ये जो t लिखा हुआ है इसको हमने सीखा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m पावर 0 l पावर 0 और t पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि m नहीं है यहाँ, l भी नहीं है, तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1। अब यहाँ देखो l और l बेसिस आर सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। मैंने लिखा m पावर c मल्टीप्लाई बाय, भाई इसको पहले लिखो बाद में लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी क्या होता है 6 होता है, तो ये पहले लिख दिया। बेसिस आर सेम ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, l इंटू बी प्लस डी, बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय टी की पावर -2d, एक्सप्रेशन बन गई। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लो, m की पावर यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है c, तो अगर मैं इक्वेट करूँगा तो c का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ गया। अब देखो l की पावर यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है b प्लस डी, तो अगर मैं इक्वेट करूँगा ये बनेगा b प्लस डी विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई एक। अब t से ज़रा कंपेयर करो इसको, t की पावर 1 t की पावर -2d, यानी कि 1 विल बी इक्वल टू -2d। 1 किसके बराबर आ रहा है -2d, कंपेयर करेंगे तो d विल बी इक्वल टू -½ भाई -2 मल्टीप्लाई होता है वहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये d की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, b d की जगह पे क्या आएगा -½ विल बी इक्वल टू 0, भाई d की जगह पे d की वैल्यू पुट कर दी ना -½ ये -½ वहाँ जाके क्या हो जाएगा +½ तो b विल बी इक्वल टू ½ ये वैल्यूज़ आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई, b की भी आ गई, a की नहीं आई। अच्छा अब देखो ज़रा a की क्यों नहीं आई, a की इसलिए नहीं आई क्योंकि a आपने किसके ऊपर लिया हुआ था, थीटा पे, और थीटा कैसा आ रहा है आपके पास डायमेंशनलेस, तो क्या मैं यहाँ से देख के कह सकता हूँ a की वैल्यू 0 होगी, भाई a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, इसी थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी थीटा को जो थीटा की पावर a आ रही है, थीटा को मैं लिख सकता हूँ l इंटू एल की पावर -1 इंटू a। ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने ऐसे लिखा जनाबे वाला, देखो ये मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ पे हमारे पास ये थीटा नज़र आ रहा है, थीटा नज़र आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास s/r, s l है और ये r भी l है, तो जब नीचे वाला l ऊपर जाएगा तो l इंटू एल की पावर -1 बन जाएगी, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है l पावर 0 इंटू a, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि a की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। अब अगर मैं यही जो मेरी इक्वेशन है इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बनेगा t विल बी इक्वल टू k थीटा की पावर 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 था, l की पावर b और b की वैल्यू क्या आई है ½ m की पावर c का वैल्यू क्या है 0, यानी कि m की पावर भी 0, और g की पावर यहाँ क्या है d, और d की वैल्यू क्या आ रही है -½ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें से जो जो आपको पावर 0 वाली टर्म नज़र आ रही है उनको हटा दो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बच्चे पढ़ा है ना हमने ये पहले, किसी भी चीज़ पे पावर 0 वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, यानी कि ये आपको बनता नज़र आ रहा है k मल्टीप्लाई बाय ये क्या बन रहा है l की पावर ½ और अगर मैं g को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ तो ये भी +½ हो जाएगा, भाई यहाँ -½ है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +½ हो जाएगा, सही हो गया। अब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर ½ हो ना, इसका मतलब होता है आप उस चीज़ के ऊपर अंडर रूट लगा सकते हो। अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर ½ अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर ½ यानी कि मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ t विल बी इक्वल टू k अंडर रूट, इस पर भी पावर ½ है, इस पर भी पावर ½ है, अंडर रूट l/g ऐसे लिख सकता हूँ। भाई देखो ये चीज़ ये हो गई ना, t इक्वल्स k मल्टीप्लाई बाय l/g की होल पावर ½ मैंने पावर ½ दोनों पे से कॉमन ले ली, ½ का मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट। तो जनाब ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब आप नोट करो ये हमने वही फॉर्मूला ड्राइव किया है जो हमारा एक्चुअल फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला हमारा क्या है, t इक्वल्स 2π√L/g, तो वही ड्राइव कर लिया हमने। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो मैंने क्या क्या किया, स्टार्ट से दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुनना। हमने डायमेंशन निकालना सीखी थी,
अब हमारे जहन में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, सर डायमेंशन निकालना तो हमने सीख लिया, इसका फ़ायदा क्या है हमारी ज़िंदगी में? तो डायमेंशन निकालने का एक फ़ायदा हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस के अंदर, कि अगर आप कोई इक्वेशन ड्राइव करते हो फिजिक्स के अंदर और आपने ये चेक करना हो कि आया ये इक्वेशन ठीक है या गलत है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो डायमेंशनल एनालिसिस वो तरीका है जो आपको ये चीज़ बताता है। सेट हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आप एक चीज़ का रिलेशन बाकी क्वांटिटी से डिफाइन करना चाह रहे हो और आपको नहीं पता कि ये चीज़ किस 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 चीज़ पे आगे डिपेंड करती है, तो आपने कहा कि भाई ये चीज़ हो सकता है इस पे करे, 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 आपको जिस पे भी लगता है ये डिपेंड करती है उन सबको आपने प्रोपोर्शनलिटी में डाल दिया। फिर क्या करा आपने? डायमेंशनल एनालिसिस किया। कैसे किया भाई? जैसे अच्छा सर हम तो अभी बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, हमें क्या पता कि कौन किस पे डिपेंड करता है, तो आपको कौन बोल रहा है याद रखने के लिए? एग्जामिनर जब आपको पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोलेगा तो वो खुद बताएगा कि आपने ये रिलेशन किस किस पर ड्राइव होते हुए निकालना है, यानी कि आपने क्या मानना है कि ये चीज़ किस किस पर डिपेंड करेगी। जैसे इसका सवाल क्या था, ड्राइव द पॉसिबल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एंगल विद द वर्टिकल, अभी बना के दिखाया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इनमें से किस किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप तो नन्हे मुन्ने सिपाही हो अभी, ठीक है। बड़े हो जाओगे तो पता चल जाएगा इसमें से एक्चुअल में सिर्फ लेंथ पे करता है और ग्रेविटी पे करता है, ना मास पे करता है ना थीटा पे करता है। लेकिन अभी हमें क्या पता, अभी तो हम मासूम से हैं ना, तो हमने क्या करा, हमने ये चीज़ लिख दी उठा के और ऊपर पावर में क्या लगा दिया, ए बी सी डी। आप चाहो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर लो, आपकी मर्जी है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट आ रहा है ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और जो कोई भी नंबर है ये बेसिकली क्या है, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा भाई, अब हमने डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दी और हर एक की डायमेंशन जो हमने ऑलरेडी निकालना सीखी हुई थी वो यहाँ मेंशन कर दी। कोई मसला हो या डायमेंशन निकालने में, सिंपल यूट्यूब पे जाके टाइप करना मेजरमेंट एंड डायमेंशन 02 बाय बिलाल ज़िया, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, बहुत तफसील से बहुत सारी डायमेंशन निकालना सिखाई थी, ठीक है। अब टी की डायमेंशन टी होती है थीटा, एस इक्वल्स आर थीटा होता है, यहाँ पुट करा, डायमेंशन आ गई 1, डायमेंशन लेस है। एल की डायमेंशन एल होती है, एम की डायमेंशन एम होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर -2 होती है, वही जो ए की डायमेंशन होती है। आपने वैल्यूज़ ला करके यहाँ पुट कर दी, सारी की सारी पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद m को एक तरफ करा, l की तमाम वैल्यूज़ को जमा करके एक तरफ करा, t की तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया, सेट हो गया। राइट साइड लेफ्ट साइड से कंपेयर कर दिया, ये t था, यहाँ m और l नहीं था, तो इसका मतलब m पावर 0 l पावर 0 है। m की पावर को m से कंपेयर किया, l की पावर को l से, t की पावर को t से। सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज़ निकाली, चारों a b c d की वैल्यूज़ निकाल ली और ला करके जनाब जो अपनी इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया। पता चला कि ए की वैल्यू 0 आ रही है, ए की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि ये थीटा डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो गया था। थीटा पावर ए था, थीटा को एल इंटू एल माइनस 1 लिख सकते थे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन रहा है, एल की पावर 0, तो ए की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है, 0, मतलब ए है ही नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, थीटा की डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ पे डायमेंशन लेस हो गया। यह आ गया इधर, एम सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमने वैल्यू निकाल ली, फिर जी की पावर -1/2 थी तो अल्टीमेटली ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो +1/2 हो गई। फिर मैंने हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया और हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो क्या आ रहा है, T = K√L/G। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। चलो जनाब, अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। एक सवाल हमारे पास और है, उससे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो सवाल ऐसे लिखा मिलेगा, ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू गैस। स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर, स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत सारी जगह पे होती है। स्पीड ऑफ साउंड थ्रू गैस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू गैस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर। सर हमें कैसे पता चलेगा, इस अजीब से सिंबल का मतलब डेंसिटी है, लिख के दिया होगा। मैं असल में थोड़ी सी काम चोरी करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया इसको कि जो रो है ना, इस सिंबल को हम रो पढ़ते हैं, RHO, रो। रो सिंबल होता है डेंसिटी के लिए, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक हो गया। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर।
आपको कह रहा है डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू अ गैस का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। अगर वो किस पर डिपेंड करता है, इस पर और इस पर डिपेंड करता है। डन की रिपोर्ट है, चलो आ जाओ शुरू करें भाई। चलो सर मसले ही कोई नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू रो। सर हो सकता है कभी वो ऐसा भी होता हो कि एक सवाल जो जहन में आता है ना बच्चों के, वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। सर हो सकता है कि प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा हो और डेंसिटी के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा हो, तब भी क्या ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। वजह, जब आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो, भाई डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा ही यही है, आप हमेशा इसको ऐसे ही लिखोगे, हमेशा ऐसे ही लिखोगे। अगर ये इन्वर्सली डिपेंड करता होगा ये खुद ही रिजल्ट में निकाल के बता देगा, डायरेक्टली डिपेंड करता होगा तो भी बता देगा, डिपेंड नहीं करता होगा तो भी बता देगा। यही तो फ़ायदा है इसका, ठीक है। अगर हमें ही सब कुछ खुद बताना पड़ेगा तो फिर इसका हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है, ठीक है। यानी कि अभी अगर आप याद करो, जब मैंने पीछे वाला सवाल किया था तो मैंने उसमें टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टी लिया था कि जी टी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें टी तो जी के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा था। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एक्चुअल रिलेशन के अंदर ये कैसे डिपेंड कर रहा है, आप कैसे लोगे। इसलिए भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बच्चा होता है ना मासूम सा, वो बोंगी मारता है। क्या बोंगी मारता है? जब आप इंशाल्लाह, हम लोग अल्लाह ताला ने चाहा तो हम चैप्टर नंबर 8 पे जाएंगे, ऑसिलेशन वाला जो हमारा चैप्टर है ना, वेव मोशन साउंड वाला, उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है V = √P अपॉन रो। ये एक्चुअल फार्मूला भी हम ड्राइव भी करेंगे इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ना रो के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड कर रही होती है। अब बहुत सारे जो हमारे आइंस्टाइन हजरात हैं ना, वो यहीं पे इसको इन्वर्स डिपेंडेंसी पे ले जाते हैं। ओ भाई साहब नहीं, आप डायमेंशनल एनालिसिस अभी उस वक्त पढ़ रहे हो जब आपने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा हुआ। तो ये चीज़ जहन में रखना। आपको क्या पता वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। अपने आप को उस बंदे के जगह पे रख के सोचो कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का टूल इस्तेमाल कर रहा है रिलेशन ड्राइव करने के लिए, वो बेचारा तो एक नया रिलेशन ड्राइव कर रहा है, उसको क्या पता कि वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है या इन्वर्स डिपेंड कर रहा है। ये तो इस टूल के ज़रिए पता चलेगा हमें। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, चलो अब भाई वही काम करेंगे। V इक्वल्स, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कोई कांस्टेंट आता है विच इज़ सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय P एंड रो। सेट हो गया। अच्छा, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ये V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी कह सकते हो आप। K कोई नंबर हो गया, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। सबकी डायमेंशन देख लीजिए जल्दी से भाई। V क्या है? वेलोसिटी या स्पीड है। डायमेंशन क्या है? LT⁻⁻1। अच्छा, पीछे वाली वीडियो के अंदर स्टार्ट के 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने फोर्स की डायमेंशन m×L⁻⁻1 लेके चला हूँ, जो कि गलत है। मैंने वहीं पे भी उसका सही कर दिया था। मैं इंसान हूँ, मतलब मैं भी भंड मार सकता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर मेजरमेंट एंड डायमेंशन 03 के अंदर स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर मैंने वहीं पे करेक्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर मैंने फोर्स की डायमेंशन mLT-1 ली हुई है, जहाँ पे मैंने ये बता रहा था ना कि F माइनस बीटा कि मतलब फोर्स में से फोर्स ही माइनस हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे जज्बाती हो के mLT-1 माइनस बीटा लिख दिया था, ये बताने के लिए कि बीटा की भी यही डायमेंशन होगी। ये बात मेरी सही है कि बीटा की भी यही डायमेंशन होगी, लेकिन ये बात गलत है कि ये फोर्स की डायमेंशन है। अगर ये डायमेंशन mLT-1 है तो बीटा की भी mLT-1 होगी, तभी वो उसमें से माइनस हो सकता है। लेकिन ये बात गलत है कि ये फोर्स की डायमेंशन है। ये किसकी डायमेंशन है? ये है मोमेंटम की डायमेंशन, m×v, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बहरहाल मैंने क्या बता दूं, वैसे मैंने वहीं पे करेक्शन कर ली है। अपने नोट्स में एक बार वेरीफाई लाजमी कर लेना बच्चे, ताकि गलती का कोई चांस ना रहे इंशाल्लाह, ठीक है। के कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, कोई नंबर है। पी प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन mLT-2, कहाँ से आई? ma से आ गई, ठीक है। एरिया की डायमेंशन L²। एक L से एक L मर गया, ये ऊपर जाएगा, L⁻⁻1 और T⁻⁻2। बेस्ट है, L⁻⁻1 और T⁻⁻2। ये क्या है? रो बोले तो डेंसिटी बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m की डायमेंशन कैपिटल M, वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि दिस विल बी L3। ऊपर जाएगा तो m×L⁻3। डायमेंशन आ गई। जस्ट पुट इन द वैल्यूज। देखो v की जगह पे LT⁻⁻1 लिख सकते हैं। k की डायमेंशन तो 1 है, प्रेशर की डायमेंशन वो निकली पड़ी, और ऊपर हमने वो भी लगाने ना भाई। वो नहीं लगाओगे क्या? पावर्स, इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं। पावर a पावर b, पावर a पावर b, ठीक है जनाब।
पावर्स भी लगाएंगे ना भाई साहब, पावर नहीं लगाओगे क्या? ठीक है, डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन m L-1 T-2 पावर a मल्टीप्लाई बाय रो की डायमेंशन m L-3 और पावर क्या ली हुई है जनाब, इसकी b ली हुई है, सिंपल है। अच्छा, अब LT-1 ये जो a है, ये a जनाबे वाला इन सब पे उतरेगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। चलो लिखो m पावर a L पावर -a, क्योंकि -1 इंटू a माइनस a, t पावर -2a, सही हो गया जनाब। ये b आएगा, इस पे भी, इस पे भी, m पावर b मल्टीप्लाई बाय L पावर -3b, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब में सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, L पावर -3b, बेस्ट हो गया, बेस्ट टेस्ट हो गया बल्कि। अब जो बेसिस सेम नज़र आ रही है उन्हें ऐड कर दीजिए। देखो m की पावर a, m की पावर b, m की पावर a, m की पावर b, तो m की पावर a प्लस b, a और b सेट है, मल्टीप्लाई बाय l की पावर -a, l की पावर -3b, तो -a -3b, -a -3b, बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडिड, मल्टीप्लाई बाय t की पावर -2a, t की पावर 0, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब t की पावर 0, तो t की पावर -2a, सही हो गया। और यहाँ पे मैं m की पावर 0 लिख सकता हूँ, m पावर 0, l पावर 1, t पावर -1, सेट है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सर हम इसमें से पहले किसको इक्वेट करें, जो आपको अकेला नज़र आ रहा है ना उसे इक्वेट कर दो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। a प्लस बी को आप 0 से इक्वेट कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा इससे आपको, क्यों? इसलिए कि a और b दोनों ही वेरिएबल्स हैं। अब देखो -a -3b को मैं इससे इक्वेट कर सकता हूँ, लेकिन दोनों ही वेरिएबल्स हैं। t को देखना -2 है और यहाँ क्या है -1, अकेला वेरिएबल इक्वेट हो रहा है, ठक से आंसर आएगा, इक्वेट कर दो, क्या बनेगा, यहाँ -2a को -1 से इक्वेट कर दिया, -1 से, ये और ये चला गया, a विल बी इक्वल टू हाफ, a का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। अब आप चाहो यहाँ से निकाल लो, चाहो वहाँ से निकाल लो, मैं दोनों जगह से निकाल के दिखाता हूँ, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी, m की पावर क्या है जनाब यहाँ पे 0, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा b विल बी -a, माइनस a का वैल्यू क्या है हाफ, तो b की वैल्यू क्या आ रही है जनाब, माइनस का हाफ। अब कोई बोले नहीं मेरा यहाँ से दिल ही नहीं कर रहा निकालने का, मैं तो यहाँ से निकालूंगा, तो भाई यहाँ से निकाल ले, जहाँ दिल करे वहाँ खुश हो जाओ। -a -3b शुड बी इक्वल टू 1, भाई यहाँ l की पावर है उसको इक्वेट करना है, तो -a -3b शुड बी इक्वल टू 1, यही है ना जनाब, देख लेना भंड ना मारो कोई बस, ठीक है। तो -a की जगह क्या आएगा हाफ, माइनस का 3b इक्वल्स 1, माइनस हाफ है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हाफ, तो 3b विल बी इक्वल टू 1 + 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, अभी क्या करूँगा, देखो एलसीएम सेम कर रहा हूँ, इस 1 के नीचे अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मैं इसे 2/2 कर दूंगा। देखो भाई ये मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि अगर आपने अपनी क्विक कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है तो कर लो। इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2/2 हो गया, ठीक हो गया। माइनस का 3b विल बी इक्वल टू 2 + 1, 3/2 हो गया, 3 से 3 मर गया, माइनस साइन को वहाँ फेंक दो, b विल बी इक्वल टू माइनस का हाफ, यहाँ से देखो b इक्वल माइनस का हाफ, वहाँ से देखो b इक्वल माइनस का हाफ, जहाँ से दिल करो आंसर ने सेम ही आना होता है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं अपने पास, ठीक है। अब यहाँ देख लो यहाँ तक कहाँ तक नज़र आ रहा है, अरे बहुत जगह नज़र ही नज़र आ रहा है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, v विल बी इक्वल टू k इंटू पी की जगह पे, p की जगह पे a का वैल्यू क्या आया था, a का वैल्यू आया था हाफ, रो का वैल्यू क्या है b है ना, और b का वैल्यू क्या आया है माइनस का हाफ। अब ये माइनस का हाफ जब नीचे जाएगा, तो इट विल बी प्लस का हाफ। अब मैं यहाँ से रो कॉमन हाफ कॉमन ले सकता हूँ, p/रो, और ऊपर से हाफ क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और किसी भी चीज़ के ऊपर पावर हाफ हो इसका मतलब वो क्या होता है, वो होती है जनाब अंडर रूट में, तो अंडर रूट p डिवाइडेड बाय रो, वैल्यू निकाल ली, v इक्वल्स k √p/रो, v इक्वल्स k √p/रो। उम्मीद है यहाँ तक की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे हम 1-2 क्वेश्चन अभी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन पहले ज़रा यहाँ पे एक मसला समझ लीजिए। देखो अभी आपको एक मसला नज़र नहीं आया यहाँ पे, वो मसला अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। आपके पास जो भी हमने इससे पहले वाला सवाल किया था ना भाई साहब,
उस सवाल का आंसर हमने ड्राइव किया था t इक्वल्स के अंडर रूट एल अपॉन जी। अभी हमारा आंसर आया v इक्वल्स के अंडर रूट पी अपॉन रो, यही आंसर आया। ये जो k का वैल्यू है जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो कि एक क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब आप मालूम करते हो ना एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पे इस जगह पे सिंपल पेंडुलम वाले केस के अंदर k का वैल्यू आता है 2 पाई। k का वैल्यू क्या आता है 2 पाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू आता है 1। जब k का वैल्यू 1 आता है तो यही फॉर्मूला क्या बनता है v इक्वल्स अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय रो। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आपको यहाँ से क्या दिक्कत नज़र आ रही है, सर हमें ये k का वैल्यू कैसे पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट से क्या आ रहा है। दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ये एग्जैक्ट मसला है। यानी कि ये जो आप एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ रहे हो ना, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, इसके साथ दिक्कत यही है, इसके साथ मुश्किल यही है कि ये आपको रिलेशन तो ठीक ठीक ड्राइव करके दे देगा, लेकिन मसला क्या है, ये आपको ये नहीं बता सकता कि इस k का एक्चुअल वैल्यू क्या है। पॉइंट समझ आ रहा है, इस k का एक्चुअल वैल्यू क्या है आपको नहीं बता सकता। इस k का एक्चुअल वैल्यू आपको ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलने वाला यहाँ से, ठीक है। क्यों पता नहीं चलने वाला, इसलिए पता नहीं चलने वाला कि ये k आपके नज़दीक कोई भी नंबर है, सम नंबर आप ना भी बोलो तो आपके नज़दीक ये जो k है ना, ये k बेसिकली क्या है, एक अदर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू यू कैन ओनली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और आप डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए ये जो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो अपने पास लिख लेना कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, दे हैव टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और बाय मैथमेटिकल एनालिसिस। यानी कि ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं दे आर टू बी फाइंड आउट यूजिंग, या तो आप मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे या आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के जरिए फाइंड आउट करोगे। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होता है, फॉर्मूला ड्राइव करना। फॉर्मूला ड्राइव करने से मुराद ये तरीके से नहीं, ये डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए ड्राइव हो रहा है। फॉर्मूला ड्राइव करने जैसे याद करो क्लास 10 के अंदर आपने टेंशन इन स्ट्रिंग वाले केस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, T इक्वल्स 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, याद आ रहा है। उसमें वो 2 आया करता था ना, वो 2 कैसे आता था, आप पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करते थे। इसी तरीके से आपने फॉर्मूला ड्राइव किया होगा थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, बीटा इक्वल्स 3 अल्फा, वो 3 कैसे आ रहा है, मैथमेटिकल डेरिवेशन का पार्ट था वो। समझ आ रही है, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर टू बी डिटरमाइंड आइदर एक्सपेरिमेंटली और विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। ये काम नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन, मिसाल लो, मिसाल सिर्फ समझाने के लिए, अगर मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम का मिसाल देना सिर्फ समझाने के लिए, अगर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता 2 पाई साइन थीटा अंडर रूट एल अपॉन जी, अगर ये फॉर्मूला होता तो अब होता क्या कि जो 2 पाई साइन थीटा पूरी चीज़ है ना, ये सबको k मान के चल रहा होता। समझ आ रही है, आप ये 2 पाई तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर लेते, ये साइन थीटा बेचारा फिर रह जाता। ये साइन थीटा कोई कांस्टेंट थोड़ी है, ये साइन थीटा तो एक वैल्यू है। लेकिन मसला क्या है कि ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। भाई देखो, आपके पास थीटा है ना, थीटा है, मतलब ये आपके पास एक डायमेंशनलेस वेरिएबल कह लो इसको। मतलब साइन थीटा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो नहीं, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस है ना, थीटा डायमेंशनलेस क्यों, एस और आर का रेशियो है। तो ये साइन थीटा कभी ज़िंदगी में ड्राइव नहीं कर सकता। तो अगला पॉइंट लिख लेना कि पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, लोगैरिथमिक वैल्यूज़ और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़, मतलब यहाँ साइन थीटा की जगह पे हो सकता है लॉग ई आ रहा हो, कोई वैल्यू आ रही हो सकता है, जैसे आप पढ़ोगे एक फॉर्मूला आपके पास आएगा इंटेंसिटी लेवल, ये आपका डिपेंड कर रहा होता है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर, यानी कि ये आपकी बेसिकली लाउडनेस होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये ज़िंदगी में कभी लॉग को डिफाइन नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, ऐसे ई पावर एक्स आ जाता, ये इसमें से किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये डायमेंशनलेस है। जो चीज़ डायमेंशनलेस है उसकी डायमेंशन नहीं बता सकता, ये दूसरी लिमिटेशन है। पहली, डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर इसने कोई बता भी दिया कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कोट नहीं कर सकता, ये वहाँ फेल है। एग्जैक्ट वैल्यू कोट करने के लिए या तो आप एक्सपेरिमेंट के जरिए करोगे या मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए करोगे। दूसरा, अगर फॉर्मूले में कोई
ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है, कोई लोगैरिथमिक टर्म आ रही है, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, ये भाई साहब फेल है, कोई काम नहीं करेंगे, ये भाई साहब कोई काम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर एक और मसला आ जाता है। वो एक और मसला क्या आ जाता है, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की कहानियां पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन एक जैसी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क। इन सब की यूनिट न्यूटन मीटर है, इन सब की डायमेंशन ml पावर 2 t पावर -2 आती है। m l की पावर 2, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 2 सबकी यही आती है। अब मसला क्या, मसला ये है कि एक फॉर्मूला जिसके अंदर टॉर्क आना चाहिए, अगर आप वर्क डन लिख दोगे तो वो उसी को ड्राइव कर देगा। क्यों? ये भाई साहब डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि टॉर्क और वर्क डन अलग अलग चीज़ है। वो तो कहेगा डायमेंशन सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। या पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे तो वो ये ड्राइव कर देगा, या काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे तो वो ये ड्राइव कर देगा। यानी कि ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला विल फेल अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिटवीन, भाई ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी फील्ड के अगेंस्ट में काम किया जाए तो बॉडी के पास आती है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी चलना शुरू करे तो उसके पास आती है। वर्क डन कोई काम हो, फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सब अलग अलग चीज़ें हैं। डायमेंशन सबका एक जैसा है क्योंकि यूनिट सबका एक जैसा है, क्योंकि ये सब एक बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? कहने को तो एनर्जी भी एनर्जी होती है, लेकिन क्या लाइट और साउंड एनर्जी एक बराबर है? नहीं, फिनोमिनाज ही अलग अलग हैं। समझ आ गया? तो पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव करते हुए जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो टूल है वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। फंस जाएगा वहाँ पे। वो किसको ड्राइव करेगा? वो किसी को भी ड्राइव कर देगा, आपने जिसका उसको बोला है। फिर एक और मसला जनाबे वाला है इसका। अब एक और लिमिटेशन इसकी हमारे पास क्या है, अब देखो एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर, R इक्वल्स एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और जब फोर्स लगती है तो वो एक दायरे में घूमना शुरू हो जाता है। तो उस सर्कल का दायरे का जो रेडियस होता है वो ये है। अब इसमें देखो मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि R m पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। m से मुराद मास है यानी कि कैपिटल M, v से मुराद वेलोसिटी है यानी कि डायमेंशन हो गई lt पावर -1, यानी कि m और v की डायमेंशन वही है m, l और t वाली। लेकिन मसला ये है कि जो रेडियस है ये डिपेंड कर रहा है q पे। q मतलब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? I इंटू टी, यानी कि m l t के अलावा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से और चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, करंट पे करती है, ठीक है, और भी चीज़ों पे करती है। वो जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो देख लेंगे। बताने का मकसद ये है कि पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करते हुए ये पूरी कहानी, ये पूरा तरीका फेल हो जाएगा अगर आपकी इक्वेशन इन तीन के अलावा किसी चौथी चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी। और हमारे फिजिक्स में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन तीन के अलावा भी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। क्यों भाई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, तो इन तीन के अलावा भी तो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये फेल कर जाएगा अगर इन तीन के अलावा, जर्नली ये फेल कर जाता है, जनरली स्पीकिंग ये फेल कर जाता है। तो ये लिमिटेशन सारी याद रहेंगी। पहली लिमिटेशन क्या कि डायमेंशनल लेस जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यू कैन नॉट डिफाइन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। या तो आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे या मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करके निकालोगे। दूसरा मसला, अगर फॉर्मूले में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कोई लोगैरिथमिक फंक्शन आ रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ये भाई साहब उसे इग्नोर कर देंगे, उसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट के खाते में ही डाल देंगे, अलग से ट्रीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके नज़दीक तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी 1 है और डायमेंशनलेस वेरिएबल भी 1 है। सब चीज़ें 1 के बराबर है। इसके नज़दीक तो यही है ना, साइन थीटा भी 1 है, इसके नज़दीक पाई का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या देखा कि ये हमारे पास जो ऐसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन एक जैसी है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। यानी कि एक चीज़ जो वर्क डन पर डिपेंड कर रही थी, यानी कि एक चीज़ जिसके फॉर्मूले में वर्क डन आना चाहिए था,
वो उसी के फॉर्मूले में टॉर्क डाल के खुश रहेगा, ठीक है, उसी के फॉर्मूले में वो टॉर्क भी डाल देगा। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना देखो आपको मिसाल देते हैं, मैंने एक सवाल लिख दिया आपको, मैंने कहा कि यार जो पावर है ना, पावर डिपेंड करती है टॉर्क पे और डिस्टेंस पे। हालांकि हमें पता है पावर टॉर्क पे डिपेंड नहीं कर रही, पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T, यही है ना। मैंने कहा पावर डिपेंड कर रही है टॉर्क पे और टाइम पे। निकालना जरा इसका फॉर्मूला। आप जब इसका फॉर्मूला निकालोगे तो ये फॉर्मूला आपको डिफाइन कर देगा P = K/T करके देख लेते। देखो W क्या हो जाएगा, ml² T⁻², ये T आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे ml² T⁻1, क्योंकि ये -3, क्योंकि T यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -2 -1 कितना हो गया, -3। अब सिंप्लीफाई कर लो इसे। अब जब इसको हम करेंगे तो ये फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होगा, इस पर आते हैं अभी। देखो ज़रा, ये हो जाएगा P will be equal to K τ⁴ और T⁵ ठीक हो गया जनाब। वही काम कर रहे हैं जो अभी ड्राइव करना आपने सीखा था। P की जगह पे P की आ गई ml² T⁻3, यह आ गया K, और साथ में टॉर्क की वही होती है जो हमारे पास किसकी होती है, वर्क डन की होती है ना। और वर्क डन की क्या होती है हमारे पास, ml² T-2, ये हो गया A, और टाइम की क्या होती है T, और ये हो गया हमारे पास क्या, B। सही है भैया, सिंप्लीफाई कर लो इसे। ml² T⁻3 इक्वल K की डायमेंशन तो 1 हो गई, साइड पे कर दो। ये हो जाएगा m⁻A L⁻2A T⁻2A मल्टीप्लाई बाय T⁻B, जो बेसिस सेम है उनको सिंप्लीफाई कर लो। m⁻A L⁻2A T⁻2A + B, भाई -2A + B हो गया। ये क्या है, m⁻1 L² और T⁻3, क्योंकि हमने पावर की पहले से निकाल ली थी ना, वर्क डन अपॉन टाइम से। अब इक्वेट कर दो, m को इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे l को इक्वेट करेंगे तो 2a will be equal to 2, हाँ सही है ना, यहाँ से भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ इक्वेट करूँगा तो ये बन रहा है हमारे पास -2a + B किसके बराबर आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है। -2a + B किसके बराबर आ रहा है, -3। a का वैल्यू पुट कर दो 1, तो 2 1 = 2, -2 + B will be equal to -3। -2 को वहाँ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, -3 + 2 B will be equal to -1 आ गया। सिंप्लीफाई हो गया, ये B आ गया -1, A आ गया 1, यहाँ ला के पुट कर लो। P will be equal to K × τ, और τ की पावर क्या आ गई 1, क्योंकि A का वैल्यू 1 आया है अपने पास, और T का वैल्यू क्या आया B, और B कितना आया -1, यानी कि इसने ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव कर दिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये T ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, -1 है, नीचे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो P = K × τ/T आ गया। मतलब आप फॉर्मूला देख रहे हो ठीक है। तो ये मसला है इसके साथ, सही है। ऑब्वियस सी बात है, पावर आपकी टॉर्क पे डिपेंड नहीं कर रही होती भाई साहब, ठीक है। ये टॉर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ या तो वर्क डन आएगा या एनर्जी आ रहा होगा, लेकिन इसने ड्राइव कर दिया फार्मूला, और हमने कोई इस टाइप गलत भी नहीं किया, ठीक है। तो ये मसला है इसके साथ। तो 4 लिमिटेशन बता दी मैंने इसकी, ठीक है। चौथी क्या थी कि अगर m, l और t के अलावा किसी चौथी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो अल्टीमेटली उसका भी मसला है, आप उसको यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते हैंगे, ठीक है जनाब। तो अपने पास लिख लिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव द एग्जैक्ट फॉर्म of a physical relation if the physical quantity depends upon more than 3 physical quantities, that is m, l and t। m, l और t के अलावा अगर किसी और के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होगा तो आप एग्जैक्ट रिलेशन कभी भी ड्राइव यहाँ से नहीं कर सकते हैंगे, ठीक है जनाब। कॉपी कर लो, कुछ सवाल और करते हैं। अब देखिए जनाब, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये एक और क्वेश्चन भी हमारे पास पास्ट पेपर्स के अंदर आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी मौजूद है। ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड का जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है उसमें बिल्कुल आखिर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और फेडरल बोर्ड के अंदर भी एक आधी जगह पे मौजूद है, ठीक है। और ये सवाल हमारे पास एज इट इज़ नस्ट के पेपर में भी आया हुआ है कि पॉसिबल फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे पता है कि आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर हम तो जब तक फार्मूला याद हो गया होगा डायरेक्टली लिख देंगे। वो डायरेक्टली आप सिर्फ तब तक लिख सकते हो अगर वो कोई ऐसा फार्मूला दें जो आपकी नज़र से गुजरा हो, ठीक है। कोई दूसरा फार्मूला दे दे तो आप थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो ज़रा यहाँ पे, तो कह रहा है जनाब, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल
परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर आपने ड्राइव करना है। पहले खुद इसे अटेंड करोगे, खुद अटेम्प्ट करो एक बार, देखो, ऐसे सीखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता मैं कोई दिमाग का ढक्कन खोल के ऊपर से फिजिक्स डाल दूंगा। वीडियो पॉज करो, खुद से करो, मैं तो करा ही दूंगा उसके बाद, ठीक है। सेट है, चलो अब देखते हैं आगे ज़रा। हमने कहा भाई सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड रेडियस टू द पावर सी। अच्छा भैया, यहाँ पे लगाया हमने इक्वल टू और कांस्टेंट आया, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, ठीक हो गया। fc विल बी इक्वल टू, बल्कि प्रोपोर्शन वो अप्लाई कर देंगे ना यहाँ पे। अब डायमेंशन के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई कर दिए, पावर a, v पावर b और r पावर c। अब भाई आपको डायमेंशन जिसकी पता है लिख लीजिए। फोर्स चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे ब्रेकिंग फोर्स हो, किसी भी तरह की फोर्स हो, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है mlt-2, ma से आ गई, ठीक है। k कोई नंबर है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, m की डायमेंशन कैपिटल M, v की डायमेंशन जनाब lt-1, v की lt-1 होती है भैया रेडियस की डायमेंशन l, पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या बनेगा mlt-2, ठीक है जनाब। विल बी इक्वल टू, यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय m की पावर a मल्टीप्लाई बाय lt-1 की पावर b मल्टीप्लाई बाय l की पावर c। क्लियर है भैया? अब सिंप्लीफाई कर लो, m पावर a मल्टीप्लाई बाय l पावर b t पावर माइनस b मल्टीप्लाई बाय l की पावर c। m पावर a एज इट इज़ आ गया, l की पावर b प्लस c इंटू टी की पावर माइनस का b, यह आ जाएगा m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2। इक्वेट कर दीजिए जो आपको इक्वेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। m इक्वेट हो रहा है, a का वैल्यू आ गया जनाब 1, b प्लस सी 1 के बराबर आ रहा है, पहले b की वैल्यू निकालो, माइनस b -2 के बराबर आ रहा है, माइनस b -2 के बराबर आ रहा है, माइनस साइन दोनों तरफ से ख़त्म हो गया तो b का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से देख लो, b प्लस सी 1 के बराबर आ रहा है, तो b प्लस सी 1 के बराबर आ रहा है, b का वैल्यू क्या है 2, प्लस c विल बी इक्वल टू 1 एंड c विल बी इक्वल टू 1 - 2, क्योंकि 2 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया। चलो भैया इस पर वैल्यूज पुट कर दे, fc विल बी इक्वल टू k m की पावर a कितना है 1, v की पावर b यानी कि स्क्वायर हो गया ये, अपॉन कहाँ से आ गया, r की पावर c, और c कितना है -1। अब fc विल बी इक्वल टू kmv स्क्वायर अपॉन में ये वाला r ऊपर प्लस माइनस का, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो जनाब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रही थी, जो परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो निकाल ली, कितनी आती है kmv स्क्वायर अपॉन r। सेट हो गया, kmv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब ये जो kmv स्क्वायर अपॉन r है, इसमें ये जो k है ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है 1 के बराबर आता है, बट एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसकी वैल्यू को डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए निकालने का, ठीक है। तो हमने 4 लिमिटेशंस पढ़ ली थी और उसके बाद हमने एक मज़ीद फॉर्मूला भी कर लिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब एक काम आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है, और उसके बाद फिर मैं 1-2 सवाल और करा रहा हूँ, और ये होमवर्क करने के बाद मुझे बताना भी है लाजमी कि ये होमवर्क आपसे हल हुआ या हल नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि कोई सवाल ऐसा ना छोड़ा जाए जो आपके लिए मसला बन जाए। मान लो कि एक कोई बॉडी मूव कर रही है, और जो मूविंग बॉडी है उस मूविंग बॉडी की आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड v है और उसका मास क्या है m है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करिएगा, और ये फॉर्मूला आना चाहिए kmv स्क्वायर, होता हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन हाफ आप कैसे निकालोगे, वो तो लिमिटेशन है, तो kmv स्क्वायर आना चाहिए, निकाल के देख लेना। और एनर्जी याद रखना, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क डन का होता है, यानी कि ml स्क्वायर t-2। क्लियर हो गया जनाबे वाला?
अच्छा भैया, अब हमारे पास एक और फार्मूला है ये सवाल भी हमारे पास पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है करने के लिए, और ये हमारे पास फेडरल बोर्ड के अंदर मौजूद है, एग्जाम्पल 1.7। ठीक है, कहता है जनाब एक सॉलिड स्फीयर मूव करता है थ्रू अ विस्कस मीडियम। बेटे विस्कस मीडियम से मुराद होती है कोई भी गाढ़ा मीडियम। जैसे शहद होता है ना, शहद को आप ऐसे फ्लो करा लो तो वो आराम से बहेगा नहीं, वो रेजिस्ट करेगा बहने में, फ्लो होने में रेजिस्ट करेगा, वो कोई भी मीडियम विस्कस मीडियम होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसके अंदर अगर आपने एक सॉलिड स्फीयर को किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर दिया, मान लो कि आपके पास ऐसे कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर आपके पास ना कोई विस्कस मीडियम है, अगर आप यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियस ही बात है इसका वेट तो इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, लेकिन ये जो विस्कस मीडियम है, गाढ़ा मीडियम है, इसकी जो डायरेक्ट फोर्स होगी, जो रेजिस्टिव फोर्स होगी, वो कहाँ लग रही होगी? ऊपर। आपने उस रेजिस्टिव फोर्स की इक्वेशन ड्राइव करनी है। आपने क्या करना है, जो रेजिस्टिव फोर्स ये स्फीयर फेस कर रहा है इसकी आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है कि वो क्या होती है बेसिकली। ठीक है, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, उसने कहा कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ईटा। क्या पढ़ते हैं? ईटा। और उसकी डायमेंशन उसने आपको लिख के दी है, डायमेंशन उसने आपको लिख के दे दी। क्या दी? m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -1, ये डायमेंशन उसने आपको सारी लिखकर दे दी। r पे कर रहा है, r से मुराद रेडियस है और स्पीड है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करूँ। f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। ठीक है, ये हमारे डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स आ गए। f विल बी इक्वल टू k ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। अप्लाई कर देंगे, f डायमेंशन k ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर जनाबे वाला c। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। mlt -2 इसकी डायमेंशन 1, ईटा की डायमेंशन तो गिवन है, ml -1 t पावर -1 ऊपर आ जाएगा a, r बोले तो रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, पावर b, ये हो जाएगा जनाबे वाला वेलोसिटी यानी कि lt पावर -1 यानी कि c, ऊपर पावर आ गई c। ठीक है, अब बेसिस सेम है, m पावर a आ गया जनाब डायरेक्टली, l पावर -a प्लस b प्लस c, भाई डायरेक्टली लिख रहा हूँ, l पावर -a प्लस b प्लस c, l पावर -a प्लस b प्लस c। सेट है। अब t की पावर -a और t की पावर -c, तो -a -c यहाँ से आ गया, यहाँ पे आ जाएगा m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2। इक्वेट कर दो, m को जब इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। और जनाब यहाँ से करो ज़रा, -a -c किसके बराबर है? -2। -a -c किसके बराबर है? -2। -a -c किसके बराबर है? -2। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू रखूँगा तो a का वैल्यू 1 है ना, -c आ गया, -c इक्वल -2। अब c को वहाँ ले जाओ, 2 को यहाँ ले आओ, तो -1 2 को यहाँ ले आएंगे तो +2 विल बी इक्वल टू c। सही है, 2 यहाँ ले आए तो प्लस का हो गया, c वहाँ ले गए तो प्लस का हो गया। 2 - 1 इज़ 1, ये c की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी थी। ठीक है, अब l को इक्वेट करेंगे, -a प्लस b प्लस c 1 के बराबर है, -a प्लस b प्लस c 1 के बराबर है, -a प्लस b प्लस c 1 के बराबर है। वैल्यूज पुट करो, माइनस का 1 मतलब a की जगह पे 1 आ गया, प्लस b और c कितना है? 1 इक्वल 1, +1 से -1 मर गया, b का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, a भी 1, b भी 1, c भी 1, तो मसला ही हल हो गया। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे ला के पुट कर दीजिए, इसके अंदर क्या बनता है ये? f इक्वल्स k ईटा पावर 1 r पावर 1 लिखो ना लिखो बराबर है, और v पावर 1। सही हो गया। पावर 0 से कंफ्यूज नहीं करना है इसे, पावर 0 उस वक्त होती है अगर यहाँ v लिखा हुआ ही नहीं होता। सही है, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब मज़ेदार बात आपको बताते हैं, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो ये है, f इक्वल 6 पाई ईटा r v। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो 6 पाई है ये k की जगह आएगा, और ये आप एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप भले उल्टा भी लटक जाओ तब भी आप k का जो वैल्यू है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का जो वैल्यू है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है ना एक मसला और है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, बस ख़त्म हो गया। अब एक लिमिटेशन और है जो हमारी किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो भी आपको बता दी जाए
ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना उसका सही मायनों में ना फील आ जाए। देखो हम ये कहते हैं कि आप इससे कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो जो एम एल और टी पे डिपेंड करता है, गलत कहते हैं, ठीक है। आप इससे कोई भी फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो जो एम एल और टी पे डिपेंड करता है, ऐसा गलत कहते हैं। अब मुद्दे आपका दिल कर रहा होगा कि मेरा सर तोड़ दो, सर आखिर में बता रहे हैं ये बात इतनी लंबी करने के बाद, लेकिन हमारे कोर्स में ऐसे ही है ना, क्या करें आपको सीखना तो था, नहीं सीखना था। देखो ये सिर्फ पॉसिबल फॉर्मूला तब ड्राइव होगा अगर फॉर्मूले में डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ रहा हो। अपने पास लिख लेना, सिर्फ देखो आपके पास एक फॉर्मूला है जो एम एल और टी पे डिपेंड करता है और उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वो तो ये ड्राइव कर देगा, लेकिन एक फॉर्मूला है, गौर से सुनना ज़रा, एक फॉर्मूला है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम एल और टी पे डिपेंड कर रहा है और इसके फॉर्मूले में डायमेंशनल कांस्टेंट आ रहा है। इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट आ रहा है। उसको ये भाई साहब ड्राइव नहीं कर सकते। मिसाल देते हैं आपको, जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इक्वल G m1m2/r²। F डिपेंड कर रहा है मास पे, F डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडीज के ऊपर। मास m है, डिस्टेंस l है, यानी कि ये m l और t इन्हीं तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब t पे भी नहीं कर रहा है, इन तीन में से ही दो पे कर रहा है डिपेंड। अब भाई साहब यहाँ पे क्या आ गए, g डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, g डायमेंशनल कांस्टेंट है। पॉइंट समझ आ रहा है। आप अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा लो, तब भी आप, अगर आपको कहा जाए ना कि f मास पे डिपेंड कर रहा है और f r पे डिपेंड कर रहा है, आप कभी भी ये वाला फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपके पास जो g है ना, ये g आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट है, सही है। अब अगर आपको कोई भी बंदा ये चीज़ पढ़ाए ना, तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल करना, ये हर वो फॉर्मूला जो एम एल और टी पे डिपेंड करता है ड्राइव नहीं कर सकता। सिर्फ वही फॉर्मूला जो एम एल और टी पे डिपेंड करता है और उसके फॉर्मूले में क्या आता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे F इक्वल्स mv²r में k1 था, mv²/r में k1 था, t इक्वल्स 2π√L/g में k2π था, F इक्वल्स 6π/rv में k6π था, ये सब पढ़ा है ना। ke इक्वल्स हाफ mv² में हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mgh ड्राइव कर सकते हो क्योंकि उसमें k1 के बराबर आएगा, सही हो गया। ये सब जो हमने ड्राइव किया है, और इसके अलावा क्या था, वेलोसिटी ऑफ साउंड √p/ρ वाला, उसमें k1 के बराबर था, ये अब ड्राइव कर सकते हो क्योंकि इन सब में k डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। अगर k कोई डायमेंशनल कांस्टेंट आए वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन पूरी जान के जियो। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन नंबर 2 ख़त्म होती है। एप्लीकेशन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और उसके अंदर आपको एक भरपूर आंसर मिलेगा। वैसे इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ मैं, जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया था तो मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था। बच्चे ने सवाल ये पूछा कि सर, हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपने न्यूटन और डाइन, अच्छा न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स के यूनिट है, ठीक है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। सर ये हमें कैसे पता चला कि 1 न्यूटन इतने डाइन के बराबर होता है। मैं आज के बाद कहूँ 1 न्यूटन 2 डाइन के बराबर है तो आप मानेंगे। अब मैंने उस वक्त कहा था कि यार ये एक स्टैंडर्ड है, मुझे उस वक्त नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था जब तक मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक अच्छे तरीके से मज़ीद एप्लीकेशन के साथ पढ़ाना शुरू नहीं किया। तो अगले लेक्चर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन होती है ना, कि 1 न्यूटन इतने डाइन है, 1 जूल इतना कैलोरी है, 1 अर्ग इतने अपना न्यूटन मीटर के बराबर है, वो आप कैसे ड्राइव करते हो, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर एक और चीज़ जो हम अगली क्लास में ही देखेंगे, लास्ट लेक्चर होगा डायमेंशन एनालिसिस का, उसमें ये होगा, जैसे अभी तो आपको पता है ना MLT हमने अपना बेस माना हुआ है और तमाम क्वांटिटीज़ इस पर डिफ़ाइन हो रही हैं। अगर आपको कल को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और ये क्वेश्चन एक बार आगा खान के पेपर के अंदर जो बताने लगा हूँ और एक बार GIKI के पेपर के अंदर पास पेपर में पूछा गया है, क्या आपको अगर कह दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी बेस क्वांटिटी है मिसाल के तौर पे, प्रेशर बेस क्वांटिटी है मिसाल के तौर पे, और एनर्जी बेस क्वांटिटी है, आपने क्या करना है, वेलोसिटी को इनकी टर्म पे रिप्रेजेंट करना है। सवाल समझ आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, प्रेशर और एनर्जी बेस क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी दे दी कि इन पे रिप्रेजेंट करो, वो तो मर्जी है ना भाई। ML और T हमने बेस माना हुआ है, आप उस पर डिफाइन कर देते हो। अगर इनको बेस मान लिया जाए
और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इस पर रिप्रेजेंट करना हो, ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का खासा है। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 एप्लीकेशन मुकम्मल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।